तो महान लोगों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और लगातार अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत एजुकेट करते जा रहे हैं। अच्छा काम करिए, अच्छा प्रचार प्रसार करिए, लोगों को अपने साथ अवेयर करते रहिए। हमारी मुहिम अस्थाना लिटरेसी प्रोग्राम का सिर्फ ये है कि भैया लोगों को फाइनेंशियली कैसे मजबूत बनाया जाए, स्टेबल बनाया जाए। तो आज इसी की अगली सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं एसआईपी के बेनिफिट्स क्या है। बिना बेनिफिट तो काम बनता नहीं भाई, बेनिफिट्स को समझना पड़ता है। तो आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि एसआईपी के बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड। तो भाई देखो, बेनिफिट्स तो बहुत बेहतरे हैं और पूरी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बेनिफिट समझ लो भाई। बेनिफिट ये है कि आपको अपने आप को सिस्टमैटिकली अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान तो सोच के चलना पड़ेगा ना, अपना एक सेविंग प्लान तो सोच के चलना पड़ेगा, इमरजेंसी फंड सोच के चलना होगा ना। इसमें बेनिफिट्स काउंट करने से पहले ना आप अपने आप को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के तहत भी चलिए थोड़ा सा। जैसे थोड़ा सा ये सब्जेक्ट्स के अलावा पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहले अपना एक बजटिंग जरूर करिए। बजटिंग करने में आप अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लीजिए कि देखो भाई आपके जीवनचर्या पे कितना पैसा खर्च होता है, आपकी एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च कर होता है, आपकी हेल्थ पर कितना पैसा खर्च होता है, इमरजेंसी फंड के लिए आपने कितना रखा है, अपने शौक पर, अपने चीजों पे आप कितना पैसा खर्च करते हैं। अगर कोई ईएमआई जाती है, जैसे घर की ईएमआई जाती है, गाड़ी की ईएमआई जाती है, तो ये देखो स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर अगर रिसर्च बेस्ड में बात करूं, डेटा लेस बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर मैं रिसर्च के साथ बात करूं ना, तो इंडियन जितने भी लोग हैं ना, मोस्ट ऑफ द लोगों को अपने आय और व्यय के बारे में पता ही नहीं है। आय और व्यय के बारे में उनकी कोई रिटर्न फिलॉसफी ही नहीं है। उनको लगता है कि भाई 40,000 रुपए मेरे पास महीने का आता है और इतने में हमारा खर्च ही खर्च है। हेल्थ इंश्योरेंस भाई कैसे करें, मरना तो एक दिन सबको है, इसी फिलॉसफी में जी रहे। कैसे वो एजुकेशन को और ज्यादा अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए खर्च करें। उनको लगता है कि एक ठीक ठाक स्कूल हो, ठीक ठाक कॉलेज हो, ठीक ठाक, तो उस तरीके से अपनी बजटिंग कर लेते हैं। उनका आधा जीवन तो बजटिंग में ही खर्च हो जाता है, और जबकि उनको बजटिंग आती भी नहीं है, बजटिंग वो बना भी नहीं पाते। उनके यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जैसे ही दूध वाला आया तो दूध वाले को भी कहता है 5 दिन बाद आइए। उनके पास आया कि भाई आज आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, कहते हैं 3 दिन बाद आइए। आज आपके यहाँ पे पता चलता है कि भाई आपकी डिश टीवी खत्म हो गई, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, कहता है 15 दिन बंद कर दीजिए। तब आप समझिए ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। जबकि आपने अगर इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया है तो जाहिर सी बात है आपने उसकी बजटिंग का स्ट्रक्चर किया होगा, और अगर नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि वो लायबिलिटीज में जा रही है। और यही कारण है कि ये सारी चीजें, तो बात सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स की नहीं है कि हम लोग बेनिफिट्स में काम करें कि इसके बेनिफिट्स क्या है। सिंपल सी थ्योरी है कि आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, और अलग अलग पोर्टफोलियो को अलग अलग नीड्स के अनुसार डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो बेनिफिट ढूंढना नहीं है, इसके बेनिफिट्स क्या है इसको नहीं ढूंढना है। हमें यह समझना है कि भाई हमारी ये आय है, ये हमारा व्यय है, ये हमारी सेविंग है, ये हमारी इमरजेंसी सेविंग है, और इसके बाद बची हुई चीज को मैं इन्वेस्ट करता हूं, और इन्वेस्ट करने के बाद उसके मेरे के क्या रिटर्न आ रहे हैं, क्या सेफ है, मेरा पैसा ठीक है, बस इतना ही आपको कैलकुलेशन करना है। उसके लिए एटीएस फैमिली अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आपके साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ खड़ा है। बस हम आपसे 2 उम्मीद करते हैं, एक लर्निंग पर 100% फोकस करिए, और दूसरी चीज अच्छी चीजों को बांटना पड़ता है, अच्छी चीजों को लोगों को समझाना पड़ता है। खुद भी रिच बनिए, लोगों को भी बनाइए, खुद भी फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर जाइए, दूसरे को भी ले जाइए, खुद को भी एजुकेट करिए, दूसरे को भी एजुकेट करिए। तो इसी सफर में आगे चलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्लास की बेनिफिट्स ऑफ द एसआईपी एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका कि भाई क्या होता है एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का बेनिफिट। तो पहला होता है रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग। भाई देखो ये रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग क्या है, ये एसआईपी में सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अब इसको समझिए कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर खींचते हैं, जहां पे आप लोग बहुत ही आसानी से समझते चलिएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। मान लीजिए कि कोई चीज यहां से मार्केट यहां गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहां गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहां गई,
फिर नीचे आई और अचानक से जंप करके फिर यहां उपस्थित हो गई। अब ये रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग क्या है? यहां पर मान लीजिए कि आपने अपना डिसीजन लिया और यहां पर आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीद लिया, 1000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट बनाया, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 100 है, यहां पर आपके पास 10 शेयर है और आपकी रकम इन्वेस्टमेंट की 1000 रुपए। ठीक, तो यहां पे आपने क्या देखा, 100 रुपए में है शेयर, कितना खरीदे, 10 शेयर खरीदे, कितना इन्वेस्टमेंट किए, 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए। ये 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, ये 10 शेयर्स हैं और ये शेयर की प्राइस है। ठीक, अब भाई 100 रुपए से फिर यहां पर 110 रुपए हो गया, फिर देखो माय डियर यहां 120 रुपए हो गया, फिर मार्केट नीचे आई बाबू तो यहां पर देखो फिर से 100 रुपए हो गया, यहां 90 रुपए हो गया, फिर मार्केट यहां चढ़ी तो 95, फिर यहां गई तो देखो 80 मान लेते हैं, फिर यहां गई तो मान लेते हैं 85, फिर यहां आई तो देखो 70 रुपए। तो देखो सिंपल सी भाषा को समझो कि अगर आप कोई चीज 25 रुपए केजी आलू है, आज आपने 100 रुपए में खरीदा, तो 25 चौका 100 मतलब 25 रुपए केजी है, तो 4 केजी खरीदे। लेकिन जब यही चीज 25 रुपए की जगह 30 रुपए हो गई तो आपका केजी कम हुआ ना भाई। जब यही चीज 30 रुपए की जगह 40 रुपए तो आपका केजी और कम हुआ। लेकिन जब यही चीज 25 रुपए की जगह 20 हो गई, 20 की जगह 15 हो गई तो आपका केजी बढ़ गया। देखिए यहां पे केजी बढ़ता हुआ गया और यहां पे आपने कम केजीज खरीदे। तो इसका बात समझ में क्या आई कि पैसा उतना ही लेकर जा रहे हो, 100 ही रुपए, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो आप कम केजीज खरीद रहे थे और जब मार्केट नीचे जा रही थी तो आप ज्यादा केजीज खरीद रहे थे, और जब मार्केट एक समय बाद फिर 25 रुपए केजी वापस लौट गई तो आपने देखा कि टोटल केजीज जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 25 रुपए के हिसाब से आप ज्यादा रकम कमा चुके हैं, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ केजीज मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। Is it fine? तो ये फिलॉसफी, ये वाला तौर तरीका इससे पहले वाली क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको समराइज करके चल रहे हैं। ठीक है, बस आपको इतना समझ जाना है बेसिक्स में कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कम होंगे, जैसे जैसे मार्केट नीचे चढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास बढ़ेंगे। एक समय बाद वापस मार्केट अपनी कंडीशन पर पहुंचेगी तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, और यही आपको रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग का बेहतर एग्जाम्पल है। इज इट फाइन? इसको थोड़ा सा, अभी तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद हम लोग कोई एक म्यूचुअल फंड लेंगे, उस म्यूचुअल फंड को हम लोग ट्रैक करेंगे, उसके चार्ट्स पर जाएंगे, चार्ट्स के अनुसार एक एक रुपए की कीमत को कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद समझाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं अधूरे नॉलेज पर बिलीव बिल्कुल नहीं करता। जब तक बेहतर नॉलेज रिसर्च के साथ न लिया जाए तब तक वो जानलेवा है। तो अभी क्या समझ रहे हैं कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रही है नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, मार्केट जैसे जैसे नीचे जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, एक समय बाद मार्केट अपनी सेम कंडीशन सेम रुपीज पर वापस आ जाएगी, लेकिन उस समय पर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे, इसकी वजह से हमें रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग देखने को मिलेगा। यहां पर देखो मैंने समझाया भी है, नोट्स भी पूरी है, नीचे आप जा करके डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट आउट निकाल करके पढ़िए। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया, एसआईपी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ व्हेन मार्केट्स आर हाई। जब मार्केट भाई ऊपर रहेगी, हाई, योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाइज फ्यूअर यूनिट्स। फ्यूअर यूनिट्स का मतलब आपके पास शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स वो क्या होंगे, कम खरीद पाएंगे, फ्यूअर यूनिट्स खरीद पाएंगे। एंड व्हेन मार्केट आर लो, लेकिन जब मार्केट नीचे जा रही होगी माय डियर, तो आप देख रहे होंगे कि इट बाइज मोर यूनिट्स। तो आप यहां पर 1000 रुपए जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो और ज्यादा से ज्यादा ले रहे थे। वही चीज यहां, वही चीज यहां। ओवर टाइम मतलब एक समय बाद जब मार्केट अपनी कंडीशन पे वापस लौट जाएगी, दिस स्ट्रैटेजीज कैन पोटेंशियली रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। तो इससे क्या होता है, इसका सबसे बेहतर चीज क्या है, क्यों इसका ये प्रिंसिपल सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है, क्योंकि इसमें आपको वॉलेटिलिटी का मतलब होता है ये, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है
लगातार मार्केट का अप एंड डाउन होना, फ्लक्चुएशन होना, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी से आप परेशान नहीं होंगे। आप मार्केट अप जा रही है तो बहुत एक्साइटेड नहीं होंगे, मार्केट नीचे जा रही है तो आप में पैनिकनेस, आप में डर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत चल रहे हैं। ये जानलेवा तब हो जाएगा जब आप अभी इन्वेस्ट करेंगे और 2 महीने बाद डिसीजन लेंगे वहां से बाहर निकलने का। तब तो भाई मार्केट कंडीशन के अनुसार आपकी पोर्टफोलियो ग्रीन और रेड आपको दिखा रही होगी और डिसीजंस लेना आपके हाथ में। तो अभी तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है। तो रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। और जब हम लोग इस पर डेप्थ में बात करेंगे तो हम लोग किसी 2, 4, 10 म्यूचुअल फंड को रिसर्च करेंगे। हम अपने स्क्रीन पर पूरे चार्ट्स को लेकर आएंगे, उसके प्राइस को लेकर आएंगे और उसके अनुसार कैलकुलेट करके आपके सामने डिस्प्ले कराएंगे कि क्या चीज आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही है। इज इट फाइन? अब बात करते हैं दूसरी चीज। आज हम लोग बात सिर्फ कर ही रहे हैं कि भाई एसआईपी क्यों करें, एसआईपी के लाभ क्या क्या है। तो उस कड़ी में दूसरा जो पॉइंट है आपके पास, रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। एसआईपी इज नोन एज रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। देखो कई बार हम लोग जितने लोगों में इंटरेक्ट करते हैं, जब समाज में पहुंचते हैं, जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का कभी भी सेमिनार कंडक्ट करते हैं, हम लोग जब पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को 3 चीजें देखने को मिलती है। पहली चीज, लैक नॉलेज ऑफ दिस, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है और वो सीखना भी कम चाहते हैं, ठीक, बिकॉज दे आर टू बिजी, वो ज्यादा व्यस्त भी हैं। एंड आई डू रिस्पेक्ट हिम, और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूं। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सभी लोग जुड़ेंगे, यह मेरे को आशा और विश्वास है। पॉइंट नंबर 2 कि जब भी हम लोग उनको कोई चीज एजुकेट करने की कोशिश करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चीज होती है कि मार्केट अब तो ऊपर है, तो भाई उनकी क्षमता से बाहर है, तो उनको लगता है कि मार्केट अभी ऊपर है, तब वो अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेते। फिर मार्केट नीचे आ जाती है तो कहते हैं अभी तो लॉस में है मार्केट, अभी तो रेड ही रेड दिख रहा है। अब उनको कौन समझाए कि मार्केट जितनी नीचे है वो आपके लिए और अच्छा है, उसी समय खरीदने की जरूरत है। उनको कौन ये बताए कि 25 रुपए किलो का आलू अगर 20 रुपए किलो मिल रहा है तो ज्यादा खरीदने की जरूरत है ना। लेकिन उनको लगता है आलू तो ठीक है, लेकिन ये शेयर वाला आलू मुझे समझ कम आ रहा है, वो उस चीज को लेकर के भरोसा नहीं करते। उसमें उनकी गलती भी नहीं, गलती इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके पीछे काम कर रहा है, हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो इसके पीछे काम कर रहा है, लोगों को एजुकेट करा ही नहीं जा रहा समाज में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी वजह से अगर वो कभी भी इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं तो इन्वेस्टमेंट का उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल है, थ्योरी है ना, वो ये है कि अगर वो गुल्लक भी अपने यहाँ पे रखते हैं, अगर उनको कोई भी ऐसी समस्या आ गई तो सबसे पहले वो गुल्लक तोड़ देते हैं। वो अर्निंग की पॉसिबिलिटीज पर नहीं जाते हैं, वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जहां उनके पास इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है उसको सबसे पहले तोड़ते हैं ना। ये गलत एटीट्यूड। ये 3 चीजें मैंने ज्यादातर समाज में देखा है। इसकी वजह से भाई जब ऊपर थी तो तुम खरीदे नहीं, नीचे है अब तुम खरीदना चाहते नहीं, अब भाई तुम कब करोगे ना। तो इसलिए इस फिलॉसफी, इस माइंडसेट को तोड़ना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है रेगुलर एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि आपने अपना बजटिंग करा ली और आपने बहुत आराम से सोचा कि भाई 1000 रुपए महीना, 2000 रुपए महीना, 500 रुपए महीना मेरी क्षमता है और इसके अनुसार हम 500 रुपए पर मंथ आराम से देते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी तरफ से डिस्क्लेमर दे दूं। डिस्क्लेमर ये होता है कि हम लोग वैसे भी बहुत खर्चीले लोग हैं, पैसा तो है ही नहीं ना। तो जब 500 रुपए महीने में देना पड़ता है तो जैसे वो तारीख नजदीक आती है हमारे पास बहुत काम आ जाता है और हम इसको स्किप कर देते हैं। मैं आपको ही सजेस्ट करूंगा, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े थे एक्टिव फंड मैनेजर, वो वाला काम नहीं करना है, इसको आप कर दीजिए ऑटोमेट। ठीक, जैसे ही आप इसे ऑटोमेट कर देते हैं वैसे ही आपके बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड कंपनी 500 रुपए ऑटो डिडक्ट कर लेती है। तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता और आपका ऑटो डिडक्ट होता रहता है और एक समय बाद आप देखते हैं कि आपका एक अच्छा रेगुलर और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग आपको वहां पर देखने को मिलती है। आप वॉलेटिलिटी इससे पहले वाले में देख लिए कि रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग कर लिए, वॉलेटिलिटी से आप परेशान अब नहीं हो रहे। दूसरा रेगुलर एंड डिसिप्लिन, आप 500 1000 रुपए बिना सोच समझ के, बिना ये सोचे हुए कि हम बहुत छोटा सा रकम है इसलिए आप उसको इन्वेस्ट करते चले जाते हैं और छोटा छोटा एक दिन पहाड़ हो जाता है। पढ़े हैं, जानते हैं, बस इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ये दूसरा शब्द आपके सामने इस चीज का आ गया। इज इट फाइन? तो देखो समझते चलो भाई धीरे 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 धीरे। SIP encourages the disciplined approach to investing as it involves making regular contribution at a fixed interval and timing।
मतलब आपको मैंने बताया कि छोटे छोटे रकम एक फिक्स टाइमिंग पर आप अपना देते चले जाते हैं। यूजुअली मंथली दिस हेल्प इन्वेस्टर्स डेवलप अ सिस्टमैटिक सेविंग्स हैबिट्स। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैबिट्स। ये आपकी किस में आ जाती है? हैबिट्स में आ जाती है। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह रहा हूं, ये हैबिट डेवलप होने में समय लगता है और मैं आप लोगों को बड़े करीब से जानता हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हैबिट डेवलप ना करिए। आपकी हैबिट जो है मुझे बहुत अच्छे से पता है और आपको मेरे से ज्यादा बेहतर अच्छे से पता है। इसको ऑटोमेटिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक कर दीजिए, अपने आप से, आपको पता भी नहीं चले। और एक समय में जब आपको लगता है कि मेरी उस तारीख को सैलरी आती है तो उसके 2-3 दिन बाद की आप उसमें एक टाइमिंग लगा दीजिए और उस समय आपको वो ऑटो डेबिट हो जाएगा। इज इट फाइन? बिल्कुल बात समझ आ रही है? चलो इसमें आते हैं अफोर्डेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टर्म्स हम लोग यूज करेंगे कि इन्वेस्टमेंट में एसआईपी आपको बेनिफिट कैसे करती है, भाई क्यों करती है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी, अफोर्ड कैसे किया जाए। तो यहां पर सबसे अच्छी चीज क्या निकल कर आती है, देखो समझना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि 15 मिनट में संपूर्ण ज्ञान मिल जाए तो आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं। जान देनी पड़ेगी, मरने पे ही स्वर्ग मिलेगा, यही वाला हमारी फिलॉसफी है। इसी पे हम जिंदा रहते हैं, इसी पे हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को एजुकेट भी करते हैं। 15 मिनट में कोई ज्ञान नहीं है। 15 मिनट में करोड़पति कैसे बने नहीं पता है, रील्स वाले नहीं है, 1 मिनट में बात खत्म। ठीक, तो भैया समय है आपके पास, भरपूर समय है, यूटिलाइज करिए, पढ़िए। अफोर्डेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आप LIC, अगर आप LIC का भी पीछे का स्ट्रक्चर जाकर के कभी देखेंगे ना, तो माय डियर आप देखेंगे कि LIC हुआ, FD हुआ, बैंकिंग के अदर एस्पेक्ट्स हुए, इंश्योरेंस कंपनी हुई, आप देखेंगे ना कि वो आपको एक टर्म्स देती हैं कि 2500 रुपए तिमाही आपको जमा ही करना है। अब सपोज दैट आपकी बजटिंग है ही नहीं, तो आपने एग्रेसिव कॉल किया, या आपको कहीं ना कहीं डर तो है ही है भाई कि करना ही है LIC इन्वेस्टमेंट या कुछ भी, तो आपने अपने आप को रिस्क जोन में ला करके बिना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बिना RPM बनाए, बिना अपनी बजटिंग का स्ट्रक्चर तैयार किए उनको कमिटमेंट कर दिया। जाके गूगल करिए कितने लोग अपनी चीजों को डिफॉल्ट कर जाते हैं, कितने लोग बीच में विड्रॉ कर जाते हैं, उन बेचारों को कितना लॉस हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या है, अफोर्डेबिलिटी। ये आपको बिल्कुल इस बात को लेकर के प्रेशर ही नहीं करता, इतना फ्लेक्सिबल है ये। बस आपको ये कहता है कि भाई अपना खुद का बजट देख लो, 100 रुपया है कि 10,000 रुपए है कि 1 लाख रुपए पर मंथ है, कि लमसम जमा करना चाहते हो, कि SIP करना चाहते हो, कि इस महीने जमा करके 3 महीने छोड़ना चाहते हो, अभी जमा कर दिया अब आगे भविष्य में कभी जमा ही नहीं करना चाहते हो, या आज जमा करना चाहते हो कल ही निकाल लेना चाहते हो। ये सारी चीज अफोर्डेबिलिटी का हिस्सा है। अफोर्डेबिलिटी का मतलब आप अपने आप को पहले कैलकुलेट कर लीजिए, किसी फंड मैनेजर के साथ, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठ करके डिस्कस कर लीजिए कि भाई मेरा ये बजट है, मैं इतने में बहुत हैप्पी हूं, कंफर्टेबल हूं, उतना पैसा बहुत सिस्टमैटिकली किसी भी म्यूचुअल फंड में आप लगाते जाइए। इसी को कहते हैं अफोर्डेबिलिटी। अफोर्ड करना मतलब आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। वहां पे आपका कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं आ रहा है कि भाई आपको इतने महीने में इतने तारीख को इतना पैसा देना है। उदाहरण के रूप में LIC ले लीजिए, अगर आपको 3 महीने में उनको पैसा देना है तो 3 महीने पहले से आपके पास कॉल आनी शुरू हो जाएगी, रिमाइंडर कॉल आनी शुरू हो जाएगी। अगर उस दिन आप नहीं जमा कर पाए तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप उस दिन नहीं जमा कर पाए तो आपको 3,000 रुपए की जगह, बात को समझिए, 3,000 रुपए की अगर आप चला रहे हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वो 1,500 रुपए में मानेगा? नहीं मानेगा, पेनल्टी ऊपर से लगा देगा ना। आप 3,000 की चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप उसे 1,500 में नहीं ले जा सकते। अब ये आपके लिए रिस्क हो गया। यहां क्या है कि अगर आप 1,000 रुपए की SIP चला रहे हैं और इस महीने आपके पास SIP नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस खुला हुआ है। पहली बात तो नील कर दीजिए कि भैया स्किप, इस बार देंगे ही नहीं, है ही नहीं। दूसरी चीज कि भैया 1,000 की जगह इस बार 500 जमा करेंगे, 1,000 की जगह इस बार 200 जमा करेंगे। 200 जमा करोगे उसका परसेंटेज प्रॉफिट अलग मिलेगा, 1,000 जमा करोगे उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अलग मिलेगा, लेकिन आपके पास ये वाला शब्द की ताकत बनी रहेगी। लेकिन अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अफोर्डेबिलिटी का उदाहरण नहीं ले सकते। इज इट फाइन? इसको बाकी पूरी क्लास में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे। अभी तो सिर्फ हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं कि भाई अफोर्डेबिलिटी बेनिफिट्स हैं आपके SIP करने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे SIP के बेनिफिट्स हैं। इसमें पढ़ रहे हैं कन्वीनियंस एंड ऑटोमेशन। कन्वीनियंस एंड ऑटोमेशन का मतलब ये सारे वर्ड्स वही हैं जिसको हम लोग इससे पहले पढ़ रहे हैं, लेकिन
मैंने क्या कहा, सारी चीजें साइकोलॉजी पे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे अलग होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज में अलग होती है, इंप्लीमेंटेशन के लिए अलग होती है। जैसे सुबह 4 बजे उठ जाना, कितना अच्छा लगता है कि सुबह 4 बजे उठो, योगा करो, फिजिकली फिट रहो, मेंटली हेल्दी रहो। लेकिन जब तुम खिड़की से झांकते हो ना बाहर, तो बड़ी ठंडी पड़ रही होती है, फिर लगता है 7-8 भी ठीक ही है ना। देखो ज्ञान क्या मिला, 4 बजे उठना, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। दूसरी चीज क्या मिली समझ में आई भाई, कि अगर सुबह उठेंगे तो हम फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे। अब आता है नॉलेज मिल गया, इंप्लीमेंटेशन में जब खिड़की खोले लगा रहे यार बड़ी ठंडी है, गर्मी के समय लगा रहे यार बड़ी गर्मी है, एसी चल रही है घर में, सो इससे बचना है। मैंने आपको उदाहरण दिया कन्वीनियंस एंड ऑटोमेशन। कन्वीनियंस का मतलब यह हुआ कि देखो भाई, मान लीजिए इस बार आप 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, आज है 15 जनवरी, ठीक। कन्वीनियंस क्या है कि आपको कोई भी मेंटली डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट नहीं है, आपको कोई भी कॉल लगा के बोलने वाला नहीं है कि भाई तुम्हारी एसआईपी की डेट आ गई है, कृपया आप इस समय पर इस चीज का पैसा जमा करते हैं। कन्वीनियंस मतलब अपने अनुसार है, आप अपनी चीजों के राजा हैं, ठीक। तो 15 जनवरी, अब जाहिर मतलब 15 फरवरी को भाई फिर से आपको पैसा जमा करना था। अब कन्वीनियंस शब्द का मतलब ये हुआ, जिसको आप अफोर्डेबिलिटी से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं, कि 15 फरवरी को 1000 नहीं हुआ तो आपने 500 रुपए जमा कर दिया भैया और चलने दिया अपनी चीजों को, ठीक। अब ऑटोमेशन शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस तो इससे पहले वाली चीजों में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, अफोर्डेबिलिटी ज्यादातर रिलेट कर रही है कन्वीनियंस। बस कन्वीनियंस शब्द का मतलब, अफोर्ड का मतलब आपका पॉकेट के अलाउ कर रहा है, कन्वीनियंस का मतलब ये हुआ कि आपके लिए क्या आरामदायक है। बस दो ही चीजों पर डिसीजन लेना है। अब यहां ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मैंने आपको बार बार कहा है कि मैं आपको जानता हूं और आप अपने आप को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑटोमेशन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो भाई साहब जिस दिन आपकी डेट आएगी उसी दिन आपके पास खर्च का पहाड़ आ जाएगा। और आपको पता है ना, गुल्लक पहले हम लोग किसी भी इमरजेंसी में पहले गुल्लक फोड़ देते हैं। तो इसलिए सब चीजों को समझना है कि 15 फरवरी को जब आपके पास फिर से नेक्स्ट डेट आ जाएगी तो वहां पे आपको फिर प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, आपके पास बहतेरे काम आ जाएंगे। जैसे आप दूध वाले को इग्नोर करते हैं, जैसे आप राशन वाले को इग्नोर करते हैं, जैसे आप अपने आप को देखते हैं ना कि कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने, जैसे डिश टीवी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही टाइम नजदीक आता है आपके पास खर्चों का पहाड़ आ जाते हैं और आप तुरंत उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। इसलिए दैट इज द गुड सजेशन फॉर यू कि आपको अपनी एसआईपी को हमेशा ऑटोमेट करके रखना चाहिए। एक समय पर आपके अकाउंट से ऑटो क्रेडिट हो जाए जो भी पैसा आपने लगा रखा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर सिंसियर ये होना पड़ता है कि मान लीजिए वो डेट नजदीक आ रही है और रियल में आपके पास कोई समस्या है, तो कन्वीनियंस शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए और वहां पे एक शब्द आता है स्किप, तो आप वहां से उस चीज को उस महीने के लिए स्किप कर दीजिए, लेकिन ऑटोमेशन के सेक्शन को डीएक्टिवेट मत करिए। ऑटोमेट में क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे चीजें आपकी ऑटोमेटिकली वहां पर जाकर। और दूसरी चीज, अगर ऑटोमेटिकली कट भी गया है तो कौन सा आपका पैसा लुट गया है। आप जाइए, आपको जरूरत पड़ती है, जैसे आप गुल्लक तोड़ देते हैं वैसे फिर से उस जगह पे जाइए और अपनी चीजों को विड्रॉ कर लीजिए, फिर से आपके अकाउंट में आ जाएगा, फिर से मौज करिए, फिर से जाकर के जो पैसा जहां खर्च करना उसे खर्च कर दीजिए। बस मेरा कहना है ऑटोमेट करके रखिए। दूसरा शब्द है कि ऑटोमेशन में थोड़ा सा इस चीज को समझ के चलेगा कि डेट क्या है, क्या पैसा आपको जमा करना है। तो अगर किसी वजह से कोई कंडीशन ठीक नहीं बनती है तो आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार चीजों को समझ करके स्किप कर सकते हैं। इज इट फाइन? इस तरह आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब तीसरी चीज आती है भाई कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। देखो एसआईपी की दुनिया में जैसे ही आप एंटर कर रहे हैं तो एसआईपी की दुनिया में आते ही आपके ना ये वाली थॉट ऑफ प्रोसेस खत्म हो जानी चाहिए। दो जगह से आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। पहला, मार्केट का वॉलेटिलिटी, मतलब मार्केट का उतार चढ़ाव, इस दुनिया से आप बिल्कुल दूर हो जाइए कि मार्केट क्या कर रही है। ठीक क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए तो आए नहीं है, आप एक्टिव फंड मैनेजर तो है नहीं कि आज यहां से पैसा उठा करके दूसरी जगह लगा रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह लगा रहे हैं। आम आदमी की तरह जैसे बैंक में जाकर के अपना पैसा जमा कर देते हो, भूल जाते हो कि वो क्या कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे आपको इतना रिसर्च और लॉजिक लगाने की क्या जरूरत है। एलआईसी को अपना पैसा देकर के भूल जाते हो ना भाई, जाकर के उससे तो नहीं पूछते हो कि व्हाट इज योर परफॉर्मेंस रेट, व्हाट इज योर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट, तो आपके बोर्ड क्या है, आपका पोर्टफोलियो क्या है ना। तो इसमें इतनी बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है। इसमें भी आप सिंपल क्या करिए, अपना पैसा जो आपको 1000 रुपये पर मंथ जमा करना है या 2000, 2500, वट जो भी आपका कन्वीनियंस है, अफोर्डेबिलिटी है, आप अपने अनुसार डिसाइड कर लीजिए और उसको उसी हिसाब से मार्केट में ले जाकर के जमा कर दीजिए।
अब यहां पर आते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। मैंने आपको बताया कि एसआईपी इज नॉट ऑल अबाउट द शॉर्ट टर्म्स। एसआईपी शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं है। निकालने के लिए तो मैंने आपको पहले भी बताया, आगे भी पढ़ाएंगे, कल ही निकाल लीजिए। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि इट इज ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। आपको इसमें जो कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी वो हमेशा लॉन्ग टर्म पे देखने को मिलेगी, एक अच्छे समय के बाद देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ना तो आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखिए, ना आप ये देखिए कि आपका पैसा कितना कम हो रहा है कितना बढ़ रहा है, बस आप अपने एसआईपी को सिस्टमैटिकली मैनेज करते चलिए। और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं अंधों की तरह बस आपने लगा दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। लॉस तो इसमें भी है, लेकिन राइट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना वो अभी आगे क्लास में पूरा पढ़ना ही है। कौन कौन से पॉइंट पर ध्यान बाकायदा रखे रहना है वो आगे पढ़ना ही है। लेकिन यहां पे अभी हम बेसिक साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए ही एसआईपी को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। तो ये बात समझ आ गई होगी आई होप आप सभी लोगों को। तो